प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मध्य प्रदेश के बैतूल में थे और यहां एक जनसभा में उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसको लगता था कि राम मंदिर नहीं बनेगा। अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने की कगार पर है। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। उन्होंने किसी नेता का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बगैर कहा है कि लेकिन मूर्खों के सरदार कांग्रेस के एक नेता को देश की उपलब्धि नहीं दिखती है। पीएम मोदी ने कहा है कि वो बुधवार को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा की धरती पर जा रहे हैं। आदिवासी गौरव दिवस पर बीजेपी 24,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना शुरू करने जा रही है। आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मान ली है। क्या वाकई ऐसा नजर आता है? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर है। साथ ही कांग्रेस के लिए भी ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं कही जा सकती है, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकारें हैं। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार लंबे समय से चली आ रही है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बड़ा सवाल ये कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो मतदाता है उनके मन में कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता प्रभावी कर रहा है उन्हें। और उससे पहले कि हम आज के कुछ सवाल जो हैं स्ट्रेट टॉक से जुड़े अपने दर्शकों के सामने रखें, हम चाहते हैं कि राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार बार की जा रही टिप्पणी पर किस तरह का रिएक्शन दिया है, या फिर राजस्थान की उपलब्धि पर वो क्या बड़े दावे कर रहे हैं। स्ट्रेट टॉक के कुछ सवाल भी हैं जो हम चाहते हैं कि दर्शकों के सामने ज़रूर इन सवालों को रखा जाए, और इन सवालों को लेकर जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो क्या राय रखते हैं आगे बढ़ेंगे अपने कार्यक्रम में और समझेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल नज़र डाल लेते हैं। क्या 5 राज्यों में जो वोटर्स हैं पहले से अधिक जागरूक दिखते हैं? क्योंकि अगर 2 राज्यों में जो कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम में अगर हम देखें कि वोट प्रतिशत कितना रहा है, तो ये एक अच्छा प्रतिशत कहा जा सकता है। क्या ज़्यादा जागरूक दिखते हैं मतदाता? बीजेपी की जो केंद्रीय टीम है, पार्टी आखिर अपनी केंद्रीय टीम पर ही अधिक भरोसा क्यों जता रही है? जो क्षेत्रीय टीम है कहीं ना कहीं जो बटी हुई नजर आ रही है धरातल पर। और एक सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस की जो क्षेत्रीय टीम है वो राज्यों में मोर्चा मजबूत कर रही है? क्योंकि कमलनाथ की बात की जाए, अशोक गहलोत की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में बघेल की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो अपना मोर्चा बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बात ये भी कि राहुल बनाम मोदी की जो स्थिति है वो 5 राज्यों में कैसी दिखती है, क्योंकि 2024 के चुनाव से भी इन चुनाव के नतीजों को जोड़कर देखा जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। और एक सवाल ये भी कि क्या सीएम के चयन के लिए मोदी ब्रांड मायने रखता है या रखेगा? ये सवाल और हमारे जो पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आइए दर्शकों से उनका परिचय कराते हैं। स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत भी कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं विपिन पब्बी जी, चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ त्रिभुवन जी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट राजस्थान जयपुर से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डॉक्टर मोहम्मद आमीन भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। और शुरुआत में मोहम्मद आमीन आपसे ही करना चाहूँगी, ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और सब ये जो वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आया है छत्तीसगढ़ और मिजोरम में, और इलेक्शन कमीशन पर भी बार बार जो है आरोप लग रहे हैं। एक बड़ी बात तो यही है कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां अलग अलग राज्यों में कार्रवाइयां कर रही हैं, एक सवाल ये भी कांग्रेस की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं कि क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, या फिर चुनाव आयोग को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? मोहम्मद आमीन। देखिए, जो भी चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर आप हमेशा पाएंगे कि जब भी चुनाव शुरू होते हैं, चाहे वो स्टेट के हो या सेंटर के, हमेशा सभी पार्टियों के दलों के लीडर्स को बुलाया जाता है, उनके सामने बात की जाती है और मॉडल कोड कंसल्ट किया जाता है और कहा जाता है, सारी हिदायतें दी जाती हैं। जबकि आजकल ये शुरू हो गया है पिछले कुछ चुनाव से कि इलेक्शन कमीशन पार्टी एक फॉर्मेट देता है, उस फॉर्मेट पर साइन करना होता है कि हम चुनाव आयोग द्वारा लागू किए गए कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेंगे, अन्यथा मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। आपने देखा होगा कि अभी जो 5 स्टेटों को चुनाव की बात कर रहे हैं, उसमें मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। इन पर आपने सीटों का क्रम देखा होगा, जिसमें कि छत्तीसगढ़ को 2 स्टेट में किया गया, क्योंकि टेररिस्ट स्टेट है, वहां पर काफी
वहाँ पर माओवादी संगठन एक्टिव है, कुछ माइंस बिछाई जाती है, वहाँ पे लोग मारे जाते हैं, हमारे लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, चुनाव आयोग के जो अधिकारी जाते हैं वो भी मारे जाते हैं अक्सर। तो इसलिए उन सबको ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा की दृष्टि से और फोर्सेस को देखते हुए वहां पर दो उसमें राउंड में चुनाव होगा। एक तो राउंड हो गया, अब दूसरा राउंड जो है सब 17 तारीख को होगा, और लास्ट में तीसरा राउंड जो होगा जिसको कहेंगे राजस्थान का, वो 25 नवंबर को होगा। देखिए इस बात का आपने देखा होगा कि ये जागरूकता है इलेक्शन कमीशन की, जो इलेक्शन कमीशन ही है ऐसा जो बिना किसी पैसे के आपका वोटर आई कार्ड बना के देता है, घर घर जाता है और जाके आपको वो जागरूक बनाता है। और समय समय पर आपने देखा होगा कि सभी हमारे न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स पे हमेशा जिंगल्स इस तरह की चीजें दी जाती हैं कि वोटर हमारा जागरूक बने। अब यहाँ तक कर दिया गया है कि जो हमारे 18 साल के वोटर हैं, स्कूलों या कॉलेजेस में हो रहे हैं, उनके लिए भी वहाँ पर हमारे चुनाव के जो BLOs हैं वो जाते हैं, वहाँ पे EROs हैं, रिटर्निंग अफसर वो भी जाते हैं और जाके स्पेशल बूथ बना के वहाँ पर राइट दिया जाता है, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट का अपना इस्तेमाल कर सकें, अपने संविधान को मानते हुए। नंबर एक, आपने देखा भी मिजोरम में भी आपने देखा 75% के आसपास मतदान हुआ, और ये छत्तीसगढ़ में आपने देखा हुआ 72% मतदान हुआ है। ये एक बहुत अच्छी परसेंटेज है इलेक्शन कमीशन के लिए। अब आप देखिएगा कि आगे भी इसी तरह होगा, लेकिन जहां तक सवाल है कि इलेक्शन कमीशन को निशाने पे लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन देखिए ये सब कहने की बातें हैं। अब इलेक्शन कमीशन उसमें कुछ नहीं कर सकता है, इलेक्शन कमीशन तो मीटिंग करता है जिसमें देखा जाता है। इलेक्शन कमीशन तो पहले संज्ञान लिया करता था, अगर किसी ने आचार संहिता का या फिर चुनावी नियमों का उल्लंघन किया है तो संज्ञान लेता था और फिर कार्रवाई करता था, लेकिन अब लगता है कि जी आज भी आपको जो हमारा मीडिया का जो स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, मीडिया के लोग भी अगर रिपोर्टिंग करते हैं, मीडिया के लोग विजुअल दिखलाते हैं, अपनी रिपोर्टिंग के साथ कंप्लेंट करते हैं, उसके लिए कॉग्निजेंस लेता है सीधा इलेक्शन कमीशन और संविधान के तहत उस पर कार्रवाई होती है। हमारे पत्रकारों को हर साल 25 जनवरी को अवार्ड दिया जाता है इस बात के लिए कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का साथ दिया और जागरूकता फैलाई। ऐसा नहीं है, जहां तक सवाल है वोटर को भी जागरूक किया जाता है, उनके वोटर टाइम पे बनते हैं और समय समय पर सूचना दी जाती है। और इलेक्शन कमीशन को तो दावे, ये तो हर पार्टियां एम्पायर की तरह से है। इस तरीके से क्या होता है, ये एम्पायर जब उंगली उठा देता है तो कहते हैं हमें गलत आउट दे दिया, बल्कि ये पार्टियों को खुद काम करना चाहिए। जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है, जैसी आप अभी कह रही थी। इस बात को हमारे जो बैठे साथी पत्रकारगण ये बताएंगे इस बात को कि जनता किसी नहीं आती है जी कितनी जागरूक दिख रही है जनता, समझेंगे। हमारे साथ विपिन पब्बी जी भी जुड़े हुए हैं और त्रिभुवन जी भी। विपिन पब्बी जी के पास दर्शकों को लेकर चलना चाहेंगे। विपिन सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर मैं बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों की करूं और फिर मैं कांग्रेस की भूमिका को देखूं कि किस तरह से स्थिति दिखती है आपको, अगर मैं इन 5 एक कलेक्टिव आइडिया आपसे टटोलने की कोशिश करूं कि क्या आपका आकलन देखते हैं आप कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी केंद्रीय टीम पर भरोसा जताती हुई नजर आती है, जबकि कांग्रेस के खेमे की बात करूं तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ छाए हुए दिखते हैं, छत्तीसगढ़ में बघेल छाए हुए दिखते हैं और इसी तरह से मोर्चा अशोक गहलोत ने राजस्थान में संभाल रखा है, लेकिन बीजेपी की जो क्षेत्रीय टीम है वो उतनी मजबूत नहीं नजर आती है। विपिन सर। जी नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट बहुत क्लियर है ये जितने भी मेजर स्टेट्स जिनमें इलेक्शंस हो रहे हैं कि भाजपा जो है मोदी साहब का जो चेहरा है वही आगे लेकर जा रहे हैं ज्यादातर। इवन उन्होंने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी फॉर्मली डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कोई जगह पर, जैसे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, सॉरी नॉट मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जी। लेकिन जो इस बारी फॉर ए चेंज जो कांग्रेस का एम्फेसिस है वो रीजनल लीडर्स पर ज्यादा है, बल्कि काफी देर से तो हमने राहुल गांधी का सुना ही नहीं कि बीच में कई बार कैंपेन करने कहीं गए हैं। अब दोबारा शायद आए कहीं से, और उनके जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी कोई ज्यादा उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन नहीं किया, उन्होंने अपने रीजनल लीडर्स के ऊपर ये छोड़ा हुआ। तो ये चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी जरूर मैं देख रहा हूँ, जो आपने भी सही पॉइंट आउट किया कि जो दोनों पार्टीज जो मेजर राइवल पार्टीज हैं उनके फोकस अलग अलग है। और देखने में ये लग रहा है कि जिस तरह से कैंपेन है पर्टिकुलरली बीजेपी के लिए, उनको लग रहा है कि काफी डेस्परेशन है कि वो इस तरह के मुद्दे लेकर आ रहे हैं या इस तरह की बातचीत कर रहे हैं जिससे लगता है कि वो थोड़ा सा इसमें उनको लग रहा है कि मुश्किलें आ सकती हैं।
तो कोशिश रहेगी। लेकिन एक और भी है कि जबकि भाजपा का तो क्लियर है कि मिस्टर मोदी का ही चेहरा है और वही सबसे ज्यादा कैंपेन कर रहे हैं, कांग्रेस में प्रॉब्लम ये है उनकी आपसी जो फूट है, खासतौर पे रीजनल लेवल्स। तो जैसे राजस्थान है, वहां पर चीफ मिनिस्टर गहलोत हैं या सचिन पायलट हैं, तो खेमे बने हुए हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी खेमे बने हुए हैं, और वो चीज है वो कांग्रेस को के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। हालांकि ऑन द फेस ऑफ इट सारे लीडर्स इकट्ठे चल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि इनकी आपस में फिजर्स हैं, जो पुराने जो चीजें हैं, पुराने घाव हैं, वो अभी भरे नहीं है इनके आपस में। तो आगे ये देखना होगा कैसे एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं, जबकि बीजेपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो दिखते हैं वो केंद्रीय मुद्दों पर, जैसे राम मंदिर की बात करें, राष्ट्रपति मुर्मू को बता रहे हैं कि हमने किस तरह से आदिवासियों को मान सम्मान दिया है, और आज वर्तमान में राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है, जो कि गरीब दलित परिवार में जन्मी है। इस तरह की बातें हैं जो कहीं ना कहीं जनता को, जो कि अपना सीएम चुनना चाहती है, और वो केंद्रीय मुद्दों पर आकर्षित करते हुए भी नजर आते हैं। हमारे साथ त्रिभुवन सर भी जुड़े हुए हैं। त्रिभुवन सर, जयपुर से जुड़े हुए हैं आप। अशोक गहलोत ने तो बहुत बड़ा एक दावा भी किया है कि राजस्थान नंबर 1 है। अगर हम बात उत्तर भारत राज्यों की करें तो हमारी आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है उत्तरी राज्यों में, और साथ ही साथ पूरे देश की बात की जाए तो नंबर 2। कितना आप देख रहे हैं कि मजबूत दिख रही है कांग्रेस जो दावे कर रही है, और सच्चाई क्या है? और बीजेपी, जैसा कि विपिन सर ने भी कहा कि कांग्रेस भी जो है भीतर खाने गुटबाजी की जो समस्या है उससे दो चार हो रही है। त्रिभुवन सर, राजस्थान का जो परिदृश्य है वह पिछले आम चुनावों से इस बार कितना अलग होगा, यह सवाल इस बार शुरू से प्रमुख रहा है। लेकिन एक खास बात है कि ये जो बार बार कहा जा रहा है रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, क्या होगा, क्योंकि रिवाज ये है कि पिछले 30 साल से लगातार यहाँ कभी कांग्रेस सत्ता में है तो वो चली जाती है और बीजेपी आती है, फिर बीजेपी सत्ता में चली जाती है, फिर कांग्रेस आती है, ऐसा चल रहा है। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है या सरकार का दावा है कि वो लोग रिपीट करेंगे, और प्रतिपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है उसका वो अपने बड़े भरोसे के साथ ये कह रही है कि वो लौट रही है जी। लेकिन दोनों पार्टियां कहीं बुरी तरह से फंसी हुई हैं। जो कांग्रेस के भरोसे का कारण है बहुत बड़ा, वो उसकी वजह उसके दावे हैं कि खासकर जो सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं जितनी भी, वो उन्होंने शुरू की हैं। लेकिन अब ये चुनाव के दौरान पता चलेगा कि वो सामाजिक कल्याण की योजनाएं, भले वो चिरंजीवी योजना हो जिसमें दावा ये किया जाता है कि 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जा रहा है, उसमें कोई न जांच का पैसा है न ऑपरेशन का पैसा है। ओपीएस का एक बड़ा मुद्दा है। जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बीजेपी की हारी और कांग्रेस लौट के आई तो राजस्थान में दावे किए गए कि ये हमारी योजना है ओपीएस, जिसकी वजह से वहां वो लागू की गई और या उसको लागू करने का ऐलान किया गया और उसकी वजह से सरकार लौट के आ रही है जी। लेकिन राजस्थान की अब तक की जो खबरें जिस तरह से आ रही हैं उसमें चुनाव बड़ा फंसा हुआ है। चुनाव बहुत अलग तरह का नजर आ रहा है इस बार। बहुत सारी जगह जहां एक इसमें परसेप्शन काम ये कर रहा है कि बीजेपी आ रही है, कांग्रेस जा रही है। एक परसेप्शन ये कह रहा है कि कांग्रेस रहेगी और बीजेपी नहीं आ पाएगी। एक परसेप्शन ये भी है तीसरा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां 100 सीटों से नीचे रह जाएंगी और यहाँ राजस्थान की जो विधानसभा है वो 200 सीटों की है, उसमें किसी भी एक पार्टी के लिए न्यूनतम 101 सीटें आवश्यक हैं जी। तो आप ये देखिए कि ये एक इस तरह का मसला है और ये चुनाव जो है, ये सरकार जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं उनके बीच में, और भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव को हिंदुत्ववादी बनाने की कोशिश कर रही है, उसके बीच है। लेकिन मैं इसमें एक उदाहरण आमतौर पर जब बातचीत में चलता है तो वो ये देता हूं, या मुझे उसके लिए एक मेटाफर जो दिखाई देता है कि जैसे कपास का खेत होता है और वो कपास का खेत बिल्कुल अच्छी तरह से खिला हुआ है
वो कांग्रेस का खेत है और एक बराबर में बीजेपी का खेत भी है, वो भी खिला हुआ है। लेकिन डिपेंड ये करेगा कि उस खेत में से कपास को चुनने वाले लोग किसके पास ज्यादा हैं और कौन कितनी बेहतरी से या कौन कितनी कुशलता से चुन लेगा। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का वोट कम है। मुझे कई बार ये भी लगता है कि कांग्रेस का वोट बीजेपी के वोट से राजस्थान में बहुत सारे प्रांतों की तरह से, राज्यों की तरह से यहाँ भी ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस जहां मार खाती है, जब भी वो हारती है, तो वो आंतरिक रूप से अपनी टीम को एकजुट नहीं कर पाती और इसलिए इसलिए वो नाकामियों का सामना करना पड़ता है उसे। आप एक बात देखिए कि कांग्रेस के पास जितने बड़े नेता हैं और बीजेपी के पास जितने बड़े नेता हैं, बीजेपी ने अपनी पूरी मतलब वो पूरे प्राणपण से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के राहुल गांधी परिदृश्य से गायब हैं लगभग। वो जब यहाँ पिछली बार आए थे तो एक टिप्पणी करके गए थे। अभी जब हम किसी से पूछते हैं कि कांग्रेस आगे है या बीजेपी, क्या रहेगा चुनाव, क्या रहेगा, आप क्या समझते हो, तो बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि परिणाम वही रहेगा जो राहुल गांधी कह के गए थे, क्योंकि वो एक चलते चलाते एक बहुत ही सरकार के लिए खतरनाक टिप्पणी करके चले गए। और उनका ये कहना था कि 2 राज्य हम जीत रहे हैं, लेकिन राजस्थान में थोड़ा कड़ा मुकाबला है और यहाँ भी हम मेहनत करेंगे तो जीत सकते हैं। तो ये जो लेकिन जीत सकते हैं या 2 जगह जीत रहे हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस था, उसने यहाँ मुख्यमंत्री को और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं को बहुत बार कटघरे में खड़ा किया है। और राहुल गांधी के उस सवाल का जवाब किसी कांग्रेस के नेता के पास नहीं है। और अगर राहुल गांधी को वो चीज पता थी तो राहुल गांधी ने यहाँ उस चीज को ठीक करने के लिए कुछ किया हो, ऐसा उस दिन के बाद से दिखाई नहीं देता। क्योंकि वो खुद भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से आए नहीं हैं। प्रियंका गांधी ने 3 मीटिंगें यहाँ की हैं, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल गायब है, राहुल गांधी नहीं आए हैं, सब शायद कहीं जाएंगे। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जो एक लड़ाकापन होता है या जो एक बर्निंग डिजायर है चुनाव जीतने की, वो हाईकमान में राजस्थान में दिखाई नहीं देती है। लेकिन वो गहलोत वर्सेस मोदी जरूर दिख रहा है। हाँ, वो ये चुनाव गहलोत वर्सेस मोदी बनता दिख रहा है। लेकिन मोदी पहले जैसे राजस्थान में आते थे तो वो बार बार अशोक गहलोत का नाम लेते थे, लेकिन इस बार जब वो आए तो उन्होंने अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया। सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इन 5 विधानसभा चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन है उसकी भूमिका पहले से कितनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड, मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि कितनी ज़्यादा सुधर गई है। क्योंकि हर चुनाव में कुछ ना कुछ जो बूथ लेवल की खामियां हैं या फिर जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पर किस तरह से मतदाताओं को आकर्षित किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, कई तरह की खामियाँ, या फिर छिटपुट हिंसा को किस तरह से कंट्रोल करके रखा जाए, इस तरह की खामियाँ होती हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव में अब जो चुनाव आयोग की भूमिका दिखते हैं उसमें कितना बड़ा अंतर आ गया है? क्योंकि सीधे सीधे अब तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों की तरफ भी इसे देखा जा रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन हमेशा तैयार रहता है एडवांस में। आप देखिए कि जो 5 स्टेट है इनके अंदर 16 करोड़ 14 लाख वोटर्स हैं टोटल, जो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर अपने वोट कास्ट करेंगे। आप देखिए, इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन ने 17,07,000 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं और इनमें कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं, कुछ लेडीज के लिए भी बनाए गए हैं स्पेशली। और देखिए, अब की पिछली बार भी किया गया था और अब की बार भी किया था, जो एजेड लोग हैं उनके घरों से वोटर कलेक्ट करने का पूरी पोलिंग पार्टी जाएगी, उनके घर से लेके आएगी वोट को। इसमें 8,000 पोलिंग स्टेशन देखिए। अब इसके बाद आप देख रही हैं कि अब की बार इलेक्शन सीजर के लिए जो इलेक्शन में सीजर्स होता है, मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया है, जो फर्स्ट टाइम किया गया है। और आप देखें इसमें इसके लिए उन्होंने 940 चेक पोस्टें बनाई हैं जहां पर ये सीजर किया गया है। और जो अभी आप बात कर रही थी कि जो ईडीसी कार्रवाई है या और एजेंसियों की कार्रवाई होती है, इलेक्शन जब मीटिंग शुरू होती है इलेक्शन कमीशन की, सबसे पहले ब्रीफिंग होती है होम सेक्रेटरी की, कैबिनेट सेक्रेटरी की, और साथ में ये एजेंसी बुलाई जाती हैं। तो उनसे लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन में देखा जाता है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है और रेवेन्यू का भी देखा जाता है इस मामले में। क्योंकि अब हमारी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उसमें और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहले तो एक एडमिनिस्ट्रेटर आईएएस अफसर हुआ करता था, लेकिन जब देखा गया कि पोजीशन खराब हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एक आईजी रैंक का रखा गया ऑफिसर। उसके साथ में आप हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप पाएंगी एक रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर होता है, आईआरएस अफसर बोलते हैं, वो वहां पर लगाया जाता है। फिर अब जो हालात बढ़े, इसमें मीडिया के लिए काफी लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं, उसको असेस करने के लिए इंफॉर्मेशन अफसरों को लगाया गया।
तो ये तो डेवलपमेंट किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से सख्ती लाने के लिए कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नो, फ्री एंड फेयर पोल होना चाहिए। और जहां तक जो लोग लोकल लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं उनको 3 साल से ज्यादा अगर रह गए हैं तो उनको हटा दिया जाता है। और वैसे भी जांच किए जाती है, अगर कोई संदिग्ध है जो किसी पार्टी से रिलेटेड है उनको भी वहां पर चुनाव आयोग जो है उनको यूज नहीं करता है, उनकी ड्यूटी ऑफ कर देता है। तो बहुत से मेजर्स उठाए जाते हैं। लेकिन एक सवाल जो भूपेश बघेल ने, छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, जिस तरह से महादेव ऐप जो एक सट्टेबाजी ऑनलाइन ऐप है उसके खिलाफ जो मामला चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला चल रहा है, भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया है। उन्होंने तो ये डिमांड की है कि जो ईडी के वाहन है उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि राजस्थान में जो ईडी के अधिकारी है वो 15 लाख की घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। तो क्या जो नियम है वो क्या कहता है, चुनाव आयोग की भूमिका क्या दिखती है फिर ईडी के वाहनों पर? अगर इस तरह की शंका खुद मुख्यमंत्री लगा रहे हैं तो क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव हो रहा है, यहाँ पर विधायकों का चयन होने वाला है, यहाँ पर सीएम के चुनने की प्रक्रिया चल रही है, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब इस तरह की बातें आती हैं तो ईडी के वाहनों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, ईडी के वाहनों की तो जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो आप देखिए ना कि जो हमारे यहाँ जो पैसे लेकर आती हैं बैंकों की जो सर्विसेज है, जो करेंसी लेके नोट जाती है, उनको भी कई बार पकड़ा गया, ऐसा नहीं है। और उनपे बहुत चिंता है। हमारे यहाँ हवाई जहाज से जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं उन पर भी निगाह रखी जाती है, उनके बैगेज पर भी निगाह रखी जाती है। जो चार्टर प्लेन जाते हैं उनको भी पकड़ा गया है कई बार। वेस्ट बंगाल जब चुनाव हो रहे थे तब भी पकड़ा गया। एक चाय के व्यापारी थे मिस्टर सिंह, उनको दिल्ली में पकड़ा गया था कि वो उनके अंदर प्लेन के अंदर करेंसी पाई गई थी। उन्होंने ये कहा था कि हम बांटने के लिए ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी जो एजेंसीज हैं वो एक्टिव हैं, और चाहे वो किसी के बहाने पे ले जाएं, किसी भी गाड़ी में जाएं, उनपे हमेशा वॉच होता है, उनको देखा जाता है कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है, क्या बैंक की करेंसी जा रही है, किस बैंक की जा रही है, कहाँ जा रही है, कितने का। ईडी की कार्रवाई क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अगर ईडी छापेमारी कर रही है, राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे को समन भेजा गया और जो वहां के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके घर पर छापेमारी हुई। नहीं, ईडी भी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करता है। अगर कोई कंप्लेंट्स है, वो छापेमारी कर रहे हैं, पैसे पकड़े जा रहे हैं, तो वो पैसे इलेक्शन कमीशन के पास सरकार में जमा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और जो अधिकारी पकड़े गए हैं वो खुलेआम पकड़े गए, 17 लाख रुपए रिश्वत देते हुए, जो कि उनकी एसीबी ने पकड़ा है। राजस्थान की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसने उनको पकड़ा है। तो जो भी करप्शन का जिस हाल में करेगा वो पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको दंड नहीं मिलेगा। आपको ये बता दूं कि आरपीआई एक्ट जो हमारा है इलेक्शन कमीशन का, उसमें बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर को भी अरेस्ट किया जा सकता है। आपको ये सब दुनिया जानती है इस बात को, कोई किसी को नहीं जाता। आपको देखिए कि हर चीज जो मिनिस्टरों पे या जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सब पे लागू है, वो चाहे चीफ मिनिस्टर पे लागू हो। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है उस डेट से, उस समय से, ये चीफ मिनिस्टर के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहता, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में आ जाता है। स्टेट में हमारे जो सीईओज होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं और उनकी ब्रीफिंग होती है उसी हिसाब से। अगर वो पकड़ते हैं या इवन चपरासी का भी सीएम आज की डेट में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकता बिना इलेक्शन कमीशन की परमिशन के। तो ना तो अधिकारी के कंट्रोल में होते हैं, दे आर रिपोर्टिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसी बेस पे। इसीलिए फेयर एंड रोल होता है। और जो वहां पे जो ऑब्जर्वर है हमारे, वो ऑब्जर्वर उस स्टेट के नहीं होते हैं, चाहे वो पुलिस ऑब्जर्वर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हो, चाहे वो रेवेन्यू के हो या इंफॉर्मेशन के हो, दे आर फ्रॉम अदर स्टेट्स। उस स्टेट से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनावी माहौल है उस पर काफी ज्यादा जो प्रभाव है, वोटर्स के मन में जो प्रभाव है इन सब छापेमारी का होता है। विपिन सर हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन सर, जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो जो पार्टियां एक दूसरे की जो है प्रतिद्वंद्वी होती हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप भी लगते हैं। विपिन सर, आपका क्या कहना है? क्या ये सीधे सीधे चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल नहीं खड़े करता? वेल नेहा, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एक टाइम पर बहुत क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन माना जाता था, अभी भी इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन अब वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वो अनदेखी कर देते हैं। उनके जो भी अपॉइंटेड हैं ऑफिसर्स, उन पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल ऑफिसर्स पे। पर एक वो भी टाइम जो सेशन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिनसे सारे नेता और बाकी जो हैं वो डरा करते थे क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे। लेकिन आजकल ये देखा गया है कि जितने मर्जी किस तरह के भी बयान आ रहे हैं,
चाहे वो माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं या किस तरह के भी हैं, वो सारे उनको कोई एक्शन उस पर होता दिखता नहीं है, ना कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस बारे में चेतावनी देता है। और जिस तरह से आपने अभी अभी पॉइंट आउट किया कि कैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स और इन चीजों को क्लियर है कि वो देखा जाता है कि भाई वो कैसे सिर्फ पॉलिटिकल ऑपोनेंट्स हैं, उन्हीं के पीछे जो जाते हैं और उन्हीं के रेट्स वगैरह करके परेशानी करते हैं। तो ये चीज बड़ी काफी क्लियर है कि इलेक्शन कमिश्नर उतना ट्रांसपेरेंट और उतना इंडिपेंडेंट नहीं रहा उतना एक टाइम पर था। क्रेडिबिलिटी लूज हुई है कहीं ना कहीं, जो है लोगों का भरोसा है वो इन जांच एजेंसियों से थोड़ा सा डगमगाया है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी ज्यादा जो है विश्वसनीयता अब पहले जैसे जितनी नहीं। तो वोटर्स यानी कि जो भारत का मतदाता है उसके मन में कौन सी पार्टी, कौन सा नेता अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़ रहा है, किसकी जीत की उम्मीद ज़्यादा है, यही समझने की, टटोलने की, और चुनाव आयोग की क्या भूमिका है ये भी हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिभुवन सर के पास लेकर चलना चाहूँगी दर्शकों को। सर, कहीं ना कहीं इस चुनाव में, इन 5 राज्यों के चुनाव में नेताओं के प्रति सहानुभूति फैक्टर पर मैं आपसे समझना चाहूँगी। अगर ईडी की कार्रवाई हो रही है और ये आरोप लग रहा है कि अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं उनको इस तरह से भी हताश या फिर उलझाए, कानूनी पचड़ों में उलझाए रखने की कवायद हो रही है, और क्या सहानुभूति ऐसे में मतदाताओं की मिल पा रही है, चाहे वो कांग्रेस की बात करूँ राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में भी, जिस तरह से सरकार बनाई गई बीजेपी की, उसके प्रति भी ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ को सहानुभूति भी मिल रही है मतदाताओं की। आपका क्या आकलन है त्रिभुवन सर? देखिए, भारत में जो सरकारी एजेंसियां हैं वो भले किसी राज्य की एजेंसियां हों या वो केंद्र की एजेंसियां हों, उनका दुरुपयोग या पक्षपातपूर्ण रवैया कोई नया कोई खेल नहीं है। इसमें एक अंतर हो सकता है कि किसने कितनी डिग्री का इस्तेमाल किया या किसके समय में कोई कितनी डिग्री ज्यादा थी और किसके समय में कोई बात कितने डिग्री कम थी। तो सरकारी एजेंसियों की जो कार्रवाइयां हैं वो जब कोर्ट में मसले जाते हैं तो कितने सारे अपराधी, जो जिन लोगों को अपराधी बताया जाता है वो लोग छूटते हैं जी। तो हम जिस तरह से, चाहे वो सीबीआई के मसले हों, चाहे वो ईडी के मसले हों, चाहे वो अन्य सरकारी एजेंसियों के मामले हों, तो उनके ऊपर बहुत शुरू से कोई बहुत साफ या बहुत न्यायपूर्ण रवैया नहीं रहा है। आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि जब न्यायालय जो हमारे हैं उन न्यायालयों में भी छोटे न्यायालय अलग फैसला करते हैं, हाई कोर्ट में वो फैसला कुछ और होता है और सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाकर बदल जाता है। तो हमारी व्यवस्था में बहुत सारी जो उन चीजों को देखने की वजह है वो भी है। मैं एक इसका उदाहरण और दूंगा आपको कि जैसे एडीआर एक बड़ी तटस्थ एजेंसी मानी जाती है जो कहती है कि जो डेटा जारी करती है कौन अपराधी, कौन किस पार्टी ने कितने अपराधी उतारे। ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि जो राजनेता जनता के पक्ष में खड़े होकर और सरकारी अन्याय, सत्ता के अन्याय या कुछ अफसरों के अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और दुर्भावनापूर्ण तरीके से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको भी अपराधी बताया जाता है, और जो लोग वास्तविक अपराधी हैं, गंभीर अपराधी हैं, उनको भी अपराधी माना जाता है और उनके खिलाफ मुकदमों का मामला सामने आता है जी। तो छानबीन के स्तर पर बहुत कोई अभी तक हमारे पास पाक साफ और न्यायपूर्ण दृष्टि वाली एजेंसियां नहीं है। मुझे लगता है कि जब इस तरह से चीजों को ठीक ठीक करके देखा जाएगा, अभी जैसे संपत्ति का ब्यौरा आता है तो एक आदमी पूरी संपत्ति बता देता है, उसके पास पूरी संपत्ति बताने पर भी कुछ लाख, कुछ 50,000, 60,000 निकलता है, और एक के पास सब जानते हैं कि 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी तो कागजों में 20-30 करोड़ ही दिखाई देती है या 50 करोड़ दिखाई देती है। तो हमारे पास ऐसा कोई आकलन नहीं है बहुत इस तरह का। ईडी जब पिछले दिनों यहाँ आई और ईडी ने यहाँ कार्रवाई की तब भी सवाल उठे, और तब एक सबसे बड़ा सवाल तो ये आया था कि ईडी चुनाव के समय आई है, जबकि ईडी के आने की अपेक्षा लोग जो संबंधित पार्टी के लोग हैं वो भी मान रहे थे कि अगर ईडी आएगी तो अब से कोई 4-6 महीने पहले उसे आ जाना चाहिए था, लेकिन वो तब नहीं आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकारी एजेंसियां जो आती हैं या जो जांच करते हैं उसमें एक बड़ा कारण ये रहता है कि पैसे का, धन की जो भूमिका है
वो बहुत भारी होती है इन चुनावों के समय में। तो बहुत सारे लोग धन लेकर के आते हैं प्रच्छन्न रूप से, और बहुत सारे लोग धन लेकर अपने मतदाताओं तक या वहां उसका वो दुरुपयोग या जो भी उनके ज्यादा वोट लेने का कारण है उसको रोकने में कैसे समर्थ हो सकते हैं, इस तरह की चीजें उसमें की जाती हैं। और इसमें कोई पार्टी का किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। आप 2012 का उदाहरण देख लीजिए कि जब जगन रेड्डी के यहाँ सीबीआई का छापा डाला गया, उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी और जगन रेड्डी को 16 महीने के लिए जेल में डाला गया। और जगन रेड्डी के पास जो पैसा था वो पैसा जगन रेड्डी ने नहीं कमाया था, वो जगन रेड्डी के पिता ने कमाया था, लेकिन उनके पिता को कभी किसी ने हाथ नहीं डाला क्योंकि वो बड़े सक्षम उस समय के लोग थे और पार्टियों में उनके आपसी। तो ये जो पार्टियों के अंदर जो आपसी, अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के अंदर बगावत करता है तो उसको रोकने के लिए पार्टी अपने ही लोगों पर एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, और कई बार वो जो दूसरा हो तो फिर उसको मोहब्बत होनी ही किस बात की है। तो ये जो बहुत प्यार मोहब्बत की और अच्छी अच्छी बातें हैं जब विपक्ष में लोग रहते हैं तब करते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो उनका चरित्र कुछ और होता है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इसमें सारे लोग लगभग, सारी जो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो लगभग एक जैसे हैं। जी, लेकिन जो जनता है उसके मन में पुरानी जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया, शायद खास करके चुनाव की बात करें तो ताज़ा घटनाओं का जो असर है वो ज़्यादा दिखता है। मैं मोहम्मद आमीन जी से समझना चाहूँगी, 2 वीडियो जो है मध्य प्रदेश के जो उम्मीदवार भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं तोमर जी, उनके बेटे का सामने आया है और उसमें वो करोड़ों, 100 करोड़, 39 करोड़, 80 करोड़ ऐसे की डील की बात कर रहे हैं। इन वीडियो पर भी क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए चुनाव आयोग को? नहीं, चुनाव आयोग का ऑब्जर्वर वहां पर ऑलरेडी मौजूद है। हमने आपको गिनाया कितने ऑब्जर्वर होते हैं असेंबली में, और लोगों को कंप्लेन करने का पूरा मौका होता है। और आजकल तो आप देखिए डिजिटल फॉर्मेट है हमारा। मैं कंप्लेन करने की बात नहीं कर रही, मैं संज्ञान लेने की बात कर रही हूँ सर। क्या नहीं लेना चाहिए? ठीक कह रहा हूँ, उस पर भी संज्ञान लिया जाता है, लेकिन देयर इज ए प्रोसीजर क्या है कि इलेक्शन के तो दिन लिमिटेड है, और उसमें जो हमारे ऑब्जर्वर है उसको देखते हैं, या हमारे जो पत्रकारगण हैं वो देखते हैं, या कोई और भी देखता है, वो रिपोर्ट करता है। उस पर प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग होने के बाद हमारे सीईओ के पास जाता है, जो हमारे स्टेट इलेक्शन का इंचार्ज होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। वो हमारा जो सीधे कमीशन को लिखता है, तो कमीशन उसमें संज्ञान में लाता है, उस पर मीटिंग होती है, उस पर एक्शन प्रपोज होता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि चीजें हमारी अदालत में जाके चैलेंज होती हैं, तो ये जो चीजें अदालत में जाती हैं उससे पहले पूरी प्रिपरेशन करके उनको नोटिस दिए जाते हैं, और उसमें से जवाब मांगा जाता है, उनको बैन भी किया जाता है। ऐसा नहीं है, इसमें इसीलिए टाइम लग जाता है। लोग कहते हैं ना कि हम उनका एक्शन नहीं लिया गया है, किया जाता है। आपने कई बार सुना होगा, देखिए आप यूपी का आप देख लीजिए, आजम खां का, उनके लड़के ने अपनी एज जो है छुपाई थी और उसकी वजह से वो जेल हो गई। आज उसका बाप भी जेल में है, उसका बेटा भी है, उनकी वाइफ भी है। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे कानूनी कार्रवाई है। इंडिया में थोड़ा डिले है, कानून के बात से एग्री करेंगे, और आप बेफिक्र रहिए इस बात को कि उसको पनिशमेंट मिलना है, चाहे कोई हो। इस तरह का और सही पाया जाता है तो इलेक्शन को रिकमेंड करता है, इलेक्शन बैन भी कर देता है। बहुत सी पार्टियों को डिरेक्टराइज भी किया जाता है इस तरह। जी, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आमीन सर, आपका भी आपने समय निकाला, त्रिभुवन सर आपका भी कि आपने अपना जो एक व्यस्त कार्यक्रम है उससे समय निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए। विपिन सर आपका भी बहुत बहुत आभार, आप जुड़े स्ट्रेट टॉक के साथ। और अब दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया हमें लगातार आपका जो स्नेह हमें मिल रहा है info@justbroadcasting.com पर ईमेल के रूप में ऐसे ही भेजते रहें, और neha@justbroadcasting.com पर भी आप मुझे ईमेल भेजते रहिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। जुड़ते हैं किसी अन्य विशेष मुद्दे के साथ और पैनलिस्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।